रायबाघिनी भवसुंदरी। राढ़ के पूर्वी सीमांत पर अवस्थित हावड़ा, हुगली, वर्धमान जिलों का पूर्वांश और मोदिनीपुर जिले के घटाल प्रमंडल का उत्तरांश किसी भूम चिन्ह से अख्यात नहीं था। इस भाग का नाम था भूरिश्रेष्ठ राज्य। इस भूरिश्रेष्ठ को हम लोग आजकल प्रचलित भाषा में कहते हैं भुरसुट। समुद्र बांध से निकली आमोदर नदी जिस स्थान पर दामोदर के साथ मिलती है, उस स्थान पर इस भुरसुट जनपद की राजधानी था गढ़ मंदारण। राढ़ के अधिकांश जनपद पठान शासनकाल में स्वाधीन थे। मुगल शासनकाल में उन्होंने नाममात्र के लिए नवाब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नवाबशाही को नाममात्र का नजराना या एक सालाना सलाम देते थे, लेकिन भुरसुट मुगल की प्रतिपत्ति थी। भुरसुट का वर्धमान कई बार सूबा बंगाल की राजधानी था। वर्धमान स्थान का नाम था बारह-ए-दीवान, जिससे अंग्रेजी में बाड़वान शब्द आया है। परगने का नाम था शरीफाबाद। उस समय बंगाल के भूम्याधिकारी लोग या भौमिक लोग स्वाधीनता के लिए जोरदार प्रयास कर रहे थे। जशोर के प्रतापादित्य, चंद्रद्वीप के कंदर्पनारायण, भुलुआ के लक्ष्मण माणिक्य, इसके अलावा थे ईशा खान, केदार और सीताराम राय। ये यदि मिलजुल कर लड़ाई करते तो उसका फल कैसा होता यह नहीं कहा जा सकता, किंतु अलग अलग तरीके से लड़ने के कारण सभी पराजित हुए थे। जयपुर के राणा मानसिंह शहंशाह अकबर के साथ समझौताबद्ध थे, बन गए प्रधान सेनापति या सिपाह सालार। बंगाल के भूइयां लोगों में से 12 व्यक्ति प्रधान थे। इन्हीं 12 भूइयां लोगों का दमन करने के लिए मानसिंह उतरे थे। उन्होंने प्रतापादित्य को पराजित करके जशोर की अधिष्ठानी देवी जशोरेश्वरी को लाकर जयपुर के अंबर दुर्ग में प्रतिष्ठापित किया था। साथ में बंगाली पुरोहित को भी ले गए थे। इन्होंने ही ढाका के रमना में रमनाकाली या ढाकेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। अन्यान्य भूइयां लोगों को विद्रोह करते देख भूरिश्रेष्ठ के राजा जगत नारायण को भी विद्रोह करने का शौक पैदा हुआ। उन दिनों बंगाल के नवाब कभी रहते थे वर्धमान में, कभी रहते थे ढाका में। एक बार सूबेदार रहते थे ढाका में, एक गौड़ में, एक वर्धमान में, आजिमाबाद में भी पटना सिटी एक सूबेदार रहते थे। अकबर के द्वारा सूबा बिहार को सूबा बंगाल से अलग कर देने के कारण आजिमाबाद अब सूबा बंगाल के अधीन नहीं रहा। आजिमाबाद के लिए नवाब का एक नया पद सृजित हुआ। वर्धमान सूबेदारी से तब तक अधिकांश सेना को नवगठित राजधानी आजिमाबाद भेजा जा चुका था। उसी सुअवसर पर जगत नारायण ने विद्रोह करने का सपना देखा था। परिस्थिति जब ऐसी चल रही थी तो भूरिश्रेष्ठ के राजा जगत नारायण राय ने स्वतंत्रता की घोषणा करने की ठानी। राजा जगत नारायण के इस फैसले का मंत्रियों ने स्वागत किया, रानी भवसुंदरी ने भी। सभी ने कहा, भूरिश्रेष्ठ का जब एक गौरवमय ऐतिह्य है, ज्ञान में, शिल्प में, साहित्य में, धर्माचरण में, मानवीयता में, सभी में भूरिश्रेष्ठ ज्ञात
अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ है तो उसके नाम की मर्यादा रक्षा के लिए स्वाधीनता की घोषणा करना उचित ही है। उस समय भूरिश्रेष्ठ केवल नाम से ही भूरिश्रेष्ठ नहीं था, वास्तव में शिल्प में, वाणिज्य में, शिक्षा में, वैदुष्य में विश्व में सर्वश्रेष्ठ राज्य था। वह राज्य सुदूर दिल्ली के नागपाश में आबद्ध होकर क्यों रहेगा? क्यों वह अपने स्वतंत्र और मर्यादा रक्षा के संग्राम का व्रती नहीं होगा? भूरिश्रेष्ठ के शक्तिशाली परिश्रमी जात बंगालियों, उग्र क्षत्रियों, सदगोपों, महिष्यों और वाग्दी जनता ने राजाज्ञा का स्वागत किया। उन्होंने स्वेच्छापूर्वक देश की सेना वाहिनी में योगदान किया। आवाज दी, भूरिश्रेष्ठ बाहरी शासन को नहीं माना, नहीं मानता, मानेगा भी नहीं। अकबर बादशाह ने स्थिति की नज़ाकत को देखा। भूरिश्रेष्ठ उसका सबसे उर्वर और सबसे संपन्न जनपद था। तत्कालीन भारत में सबसे अधिक ईख और ईख गुड़, सबसे अधिक कपास और सूती वस्त्र, सबसे अधिक धान, सबसे अधिक धातु द्रव्य और सबसे अधिक रेशम वस्तुएं इस भूरिश्रेष्ठ में उत्पन्न होती थी, जो विदेशों के बाजार में बेचकर व्यापारीगण लाखों रुपयों का उपार्जन करते थे और उन व्यापारियों पर शुल्क बांधकर सम्राट अपने राजकोष में प्रचुर अर्थ संचय करते थे। उस भूरिश्रेष्ठ को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। अकबर बादशाह ने प्रधान सेनापति मानसिंह को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। उन दिनों दिल्ली आगरा से वर्धमान आना बिल्कुल ही कष्टसाध्य नहीं था। मुगल राज्य के बीच रास्ते में अचानक पैदा हुए महिरूह थे पठान सम्राट शेरशाह सूरी। शेरशाह विलक्षण सम्राट और विशिष्ट नायक थे। उन्होंने जिस प्रकार पट्टा काबुलियत व्यवस्था का प्रवर्तन करके भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था, उसी प्रकार उन्होंने बंगाल के ढाका जिले के सुवर्णग्राम से कालीघाट, सुतानुटी, गोविंदपुर होते हुए हावड़ा वर्धमान होते हुए दिल्ली पार कर पंजाब के अटक शहर तक एक बादशाही सड़क का निर्माण कराया था। उन दिनों लोग इस बादशाही सड़क को विभिन्न नामों से जानते थे। कोई कहता वाराणसी सड़क, कोई कहता काशी सरनी और कोई तो बादशाही सड़क कहता। अंग्रेज़ों ने कुछ संस्कार करके इस बादशाही सड़क का नाम रखा ग्रैंड ट्रंक रोड। हाँ, इसी बादशाही सड़क से होते हुए मुगल सेना समेत मानसिंह तत्कालीन बंगाल की राजधानी वर्धमान आ पहुँचे। छावनी डाली शाक्टिगढ़ में। यह समाचार भूरिश्रेष्ठ की राजधानी मंदरारन पहुंचा। शाक्टिगढ़ से मंदारन बहुत अधिक दूर नहीं है। दामोदर के उस पार और थोड़ा पूरब की ओर जाते ही मंदारन है। बांकुड़ा जिले के समुद्र बांध से निकली आमोदर नदी जहाँ दामोदर से मिलती है, उसके पास ही था तत्कालीन मंदारन। मानसिंह के आगमन की खबर पाकर जगत नारायण की वीरता सिकुड़ गई, पौरुष दब गया, बोलती बंद हो गई। मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं एरंड का वृक्ष हूँ, वटवृक्ष के साथ लड़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सफ़ेद झंडा हाथ में लेकर दूत को मानसिंह के शिविर में शाक्टिगढ़ भेजो। मैं बिना शर्त संधि चाहता हूँ। भूरिश्रेष्ठ का अंतिम सूर्य डूब चुका है। उसके जीवन में
अब अरुणोदय होने वाला नहीं। मंत्रियों ने म्लान मुख से देखा। प्रजा ने, सेना ने तब तक जगत नारायण के उस द्वेग की बात सुनी नहीं थी। सुनने पर वे क्या कहते, यह सहज ही अनुमेय है। भवसुंदरी को यह खबर महामंत्री के माध्यम से मिली। भवसुंदरी जगत नारायण के पास गई। जाकर कहा, राजा, यह तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं है। यह किसी राज्य के भी सम्मान की बात नहीं है। यह पूरे बंगाल तथा पूरी बंगाली जाति की मर्यादा का प्रश्न है। केवल मर्यादा का ही प्रश्न कहूँ कैसे, यह बंगालियों के अस्तित्व की रक्षा का भी प्रश्न है। इसलिए तुम साहस का सहारा लेकर उठ खड़े हो। हम सभी तो तुम्हारे साथ है ही। हारे या जीते, दोनों में बंगाल के सम्मान में इजाफा होगा। जगत नारायण ने भवसुंदरी की बातों पर कान नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम अंततः पुरचरिणी नारी हो। युद्ध विग्रह के बारे में तुम्हें कितनी जानकारी है? कहाँ तक समझती हो? इन मामलों में नाक न घुसेड़कर अंतःपुर में जाओ। जाकर फरही खजारी का धान सिझाओ। भवसुंदरी आहत हृदय होकर लौट गई। भवसुंदरी के मन में उस समय तूफान मचा हुआ था। वे स्थिर चित्त बैठ न सकी। अपने अंतःपुर में परामर्श के लिए मंत्री परिषद बुलाई। भवसुंदरी ने उनसे कहा, राजा को मानसिक विकार पैदा हो गया है। वे बंगाल की मर्यादा को धूल धूसरित कर देना चाहते हैं। मैं राड़ की पुत्री हूँ, तुम लोग राड़ की संतान हो। संपूर्ण बंगाल का सम्मान मेरे और तुम लोगों के आचरण पर निर्भर करता है। इस स्थिति में क्या तुम लोग सफ़ेद पताका लेकर शाक्टीगढ़ में मानसिंह को अभिनंदन ज्ञापित करने के लिए जाओगे? मंत्रियों और सेनापतियों ने एक साथ कहा, नहीं, मानसिंह का अभिनंदन करने के लिए हम लोग तलवार हस्त ही जाएंगे। भवसुंदरी ने कहा, तुम लोग क्या भूरिश्रेष्ठ के स्वतंत्रता संग्राम में मेरे साथ सहयोग करोगे? उन्होंने समवेत स्वर में कहा, हाँ, अवश्य, बेशक। भूरिश्रेष्ठ राज्य का शासन दंड भवसुंदरी ने अपने हाथों में लिया। भूरिश्रेष्ठ का शासक होने के साथ ही भवसुंदरी का पहला काम था सुरक्षा वाहिनी की सहायता से राजा जगत नारायण को गिरफ्तार करना। भवसुंदरी के आदेश से सुरक्षा वाहिनी ने राजा को बंदी बनाया। भवसुंदरी ने अपनी युयुत्स सेना का गठन मात्र 3 दिनों के अंदर ही कर लिया। बादशाही फौज शाक्टीगढ़ पहुंच गई थी। शाक्टीगढ़ गांव बादशाही सड़क पर ही है। थोड़ी ही देर पहले कहा था कि बादशाही सड़क उन दिनों खोआ निर्मित थी। पिच ढला रास्ता उन दिनों केवल भारत ही क्यों, पृथ्वी पर कहीं नहीं था। बादशाह अकबर की मृत्यु के कुछ समय बाद बादशाह जहांगीर ने रास्ते में कंकड़ बिछवा दिया था। वे कंकड़ संगृहित किए गए थे वीरभूम की पत्थर खदानों से। लेकिन भवसुंदरी के साथ जब बादशाही फौज की लड़ाई हुई थी, उस समय कंकड़ बिछाई सड़क नहीं थी। बादशाही फौज के शाक्टीगढ़ आने का समाचार मंदारन में पहुंचते ही ढोल नगाड़ों की रणदुमदुमी बज उठी। भवसुंदरी की सेना चाहे जितनी छोटी क्यों न हो, उत्साह और दृढ़ता में संदेहातीत थी। मुख्यतः राड़ के गद्दावर बागदी लोगों से गठित होते हुए भी इसमें राड़ के जात बंगाली, उग्र क्षत्रिय, सद्वेप और माहिष्य
परिवारों के श्यामल भुज तरुण भी पर्याप्त संख्या में थे। उनकी आंखों में था विजय की संभावना युक्त उल्लास, भूरिश्रेष्ठ तथा बंगाल की सम्मान रक्षा की पौरुषपूर्ण आकृति। इधर राजा जगत नारायण कारागृह के भीतर से चिल्लाकर कह रहे थे, भवी तुम सर्वनाश के पथ पर अग्रसर हो रही हो, तुम लौट आओ, तुम कुलीन महिला हो, क्या तुझे लड़ाई करना शोभा देता है? भवसुंदरी राजा से मिलने गई, कारागृह के बाहर से खड़ी खड़ी बातें की। भवसुंदरी ने कहा, जहाँ अनेक लोगों के स्वार्थ का सवाल है, वहाँ कुछ सांख्यांक लोगों को त्याग स्वीकार करना ही चाहिए, समझे राजा? मैंने पढ़ना लिखना खास नहीं सीखा है, चतुष्ट पाठी में प्राथमिक स्तर तक पढ़ा था, किंतु थोड़ी विद्या से ही तुम कहोगे अल्पविद्या भयंकारी, किंतु मैं वैसा नहीं कहूँगी। मैंने समझा है, अनेक के खातिर कई बार एक को सर्वस्व विसर्जित करना पड़ता है। जो एक वह सर्वस्व विसर्जित करने के लिए तैयार रहता है, वही श्रेष्ठ रूप से शोभा पाता है। सहाराजते जो इस रूप में शोभा पाते हैं, अर्थात यह राजते सहाराजा, तुम राजा हो, इसलिए यह तुम्हारा काम था। शास्त्र कहता है, राजा का कर्तव्य है प्रजा का प्रतिपालन करना। तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया, यह देख मैंने अपना कर्तव्य चुन लिया। राजा ने कहा, भवी तेरे हाथ पकड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तुम सर्वनाश पथ मत पकड़ो। अकबर बादशाह, यदि हिमालय है तो हमारे सैन्य सामंत है, बांकुड़ा का सुसुनिया पहाड़, तुम किसके भरोसे, किस चीज के भरोसे यह जोखिम उठा रही हो? भवसुंदरी ने कहा, आदर्श ही मेरा भरोसा है, बंगालियों का सम्मान ही मेरा अभिमान है, मेरा और बंगाल के तरुण तरुणियों का रक्त ही हम लोगों का तर्पणवारी है। हाँ राजा, तुम कारागार में बैठकर दुस्वप्न देखते रहो, मैं चली। मैं केवल मान इज्जत की लड़ाई करने नहीं जा रही, मैंने बंगाल के उत्तराधिकारियों के भावी जीवन के सपने देखने की भावना लेकर यह काम शुरू किया है। मैं लड़ाई के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए तो अभी आलता पहनने और घूंघट काटने से काम नहीं चलेगा, वह दोनों तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। राजा जगत नारायण शोर मचाते हुए बेचैनी के साथ कुछ कहने जा रहे थे, किंतु एक वही बात, तेल दो सिंदूर दो, भवी मानने वाली नहीं है। भवसुंदरी वर्धमान की ओर बढ़ चली। दामोदर के दक्षिणी तीर की सिंध में राह में मुगल सेना की बाधा आई। आज जहाँ दामोदर के बाएं तीन पर आमीरपुर और मानिकहाटी ग्राम है और दक्षिणी तीर पर रायना थाने का नतुग्राम है, मुगल सेना उस समय वहां पहुंच चुकी थी। एक असम प्रतियोगिता का संग्राम, एक असम समर की दुमदुमी। युद्ध 2 दिन चला था। सरदार समर सिंह ने दामोदर के दक्षिणी तीर पर लड़ाई की थी और वागदी सरदार नित्यानंद सिंह दामोदर पार कर नदी के उत्तरी तीर पर आए थे। सुंडिया कालना के आसपास की जगह पर राढ़ की सेना तितर वितर और परास्त हो गई। अमर घोष और नित्यानंद सिंह ने युद्धरत अवस्था में ही प्राण त्याग दिए। भवसुंदरी ने देखा, उनके दाहिने बाएं सामने पीछे सहायता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने घोड़े को मंदारन की ओर नहीं दौड़ाया, उनकी तलवार म्यान से बाहर ही थी।
बादशाह तथा मानसिंह का आदेश था कि भवसुंदरी के देह में अस्त्राघात न किया जाए। भवसुंदरी को मुगल सेना ने अक्षत अवस्था में गिरफ्तार किया। मानसिंह ने भवसुंदरी से कहा, तुम कुलीन परिवार की महिला हो, कुलीन परिवार की बहू हो, तुम इस प्रकार की लड़ाई का जोखिम उठाने क्यों गई? भवसुंदरी ने कहा, मैं कुलीन घर की महिला हूँ, कुलीन घर की बहू हूँ, इसीलिए इस काम का जोखिम उठाई। मानसिंह ने कहा, अभी तो तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। भवसुंदरी ने कहा, न हो और कोई, मैं अकेली तो हूँ। मानसिंह की दाल न गली। उन्होंने बादशाह अकबर के पास सारा समाचार बताते हुए खत लिख भेजा। अकबर बादशाह ने निर्देश दिए, भूरी श्रेष्ठ की स्वाधीनता मैंने स्वीकार की, परंतु भूरी श्रेष्ठ दिल्ली के बादशाह की श्रेष्ठता मान ले। भूरी श्रेष्ठ को दिल्ली दरबार के लिए कोई कर या नजराना देना नहीं पड़ेगा। वह आंतरिक मामले में स्वतंत्र रहे। रानी भवसुंदरी जैसी महिला की बात मैंने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी। वह केवल राढ़ या बंगाल की नहीं है, वह संपूर्ण भारत की गौरव है। मैं उनकी मुक्ति का आदेश देता हूँ और उन्हें सरकारी खिताब प्रदान करता हूँ, राय बाघिनी। उसके बाद दीर्घ काल तक रानी भवसुंदरी की बात और उनके राय बाघिनी खिताब की बात राढ़ की दंतकथा बन गई थी। राय बाघिनी शब्द का अर्थ ही हो गया था तेजस्विनी नारी। राढ़ की लोकोक्ति है, नंदिनी राय बाघिनी, नंदिनी कुलेर काटा, उठते उठते बसते दे गो खोटा। भवसुंदरी मंदारन लौट आई। प्रजा ने उल्लू ध्वनि के साथ शंख बजाकर लावा छींटकर उनकी अभ्यर्थना की। भवसुंदरी ने राजा को कारामुक्त कर दिया। कहा, तुम अपने राज्य में स्वयं शासन करो, लेकिन याद रखो, महिलाओं का काम केवल 24 घंटों चौका बर्तन करना ही नहीं है। देश के काम में जब भी जरूरत पड़े, चौका बर्तन छोड़कर तुरंत निकल पड़ना होगा, पुरुष को साथ लेकर अथवा बिना लिए। जीवन के संघर्षमय पक्ष का मुकाबला करना होगा। राजा ने कहा, ठीक कहती हो भवी, मेरी आंखें खुल गई है। इसके बाद सुदीर्घ 7 वर्षों तक जगत नारायण जीवित थे। हर महत्वपूर्ण मामले में वे भवसुंदरी से परामर्श लिया करते थे। विशेषकर दिल्ली के बादशाह और बंगाल के नवाब के साथ किसी भी मामले में पत्रालाप के समय भवसुंदरी को बताए बिना वे कुछ भी नहीं करते थे। सुनते हैं, मरने के समय भवसुंदरी ने शायद कहा था, बंगाल की महिलाओं के लिए मैंने जो गांच लगाया है, वह गांच सूख कर मर न जाए, उस गांच को काट कर कोई बर्बाद न करे। शास्त्र में जैसे कहा गया है, पुत्रादिच्छेत पराजयम अथवा शिष्यादिच्छेत पराजयम। मैं भी मरने के समय यह कामना करती हूँ कि भविष्य में बंगाली महिलाएं, जिसमें मुझे बहुत बहुत पीछे छोड़कर सामने की ओर आगे बढ़े, उनकी गति क्रमशः अरुण सूर्य के निकट से निकटतर होती जाए। सम्राट अकबर के बाद बादशाह जहांगीर ने भुरसुट परगने को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। उस समय बंगाल में और कोई भवसुंदरी और कोई राय बाघिनी नहीं थी जो भूरी श्रेष्ठ की मुगल साम्राज्य की अधीनता का विरोध करती। भूरी श्रेष्ठ न जाने कहाँ खो गया। जहांगीर बादशाह ने भूरी श्रेष्ठ को कई परगनों में विभाजित कर दिया।
उनमें शरीफाबाद परगना वर्धमान और अरामबाग परगना जहानाबाद विशेष रूप से उल्लेख योग्य है। भूरिश्रेष्ठ या भुरसुट इतिहास के फटे पन्नों में रह ही गया कैसे कहे। उसका नाम जिस स्याही से लिखा गया वह स्याही भी मानो बहुत ही अस्पष्ट है। तत्कालीन प्राणोच्छल जीवन कल्लोल भूरिश्रेष्ठ अंधकार के भंवर में खो गया। शब्द चयनिका